जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बेसिकली स्टार्ट करना है जो लिनक्स के अंदर रेड हैट या ubuntu के अंदर जो आपकी नेटवर्क के हवाले से जो कमांड्स होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से या मैनेजमेंट के हवाले से या ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने बेसिकली डिस्कस करनी है। और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा देखेंगे एनटीपी सर्विसेज जो होती हैं, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्विसेज होती हैं। इसी तरह कुछ फाइल्स हैं जिनका नेटवर्क से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। etc होस्ट है, etc.alt.conf है और इस तरह की 2-3 और फाइलें हैं, तो उनको भी हम थोड़ा देखेंगे। तो उसके बाद फिर हम दोनों के लिए हम देखेंगे, ubuntu के लिए भी और CentOS के लिए भी। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा जो सर्विसेज होती हैं लिनक्स के अंदर उनको किस तरह स्टार्ट स्टॉप करना है, वो हमारा आज का टॉपिक होगा। एंड वंस अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो फिर हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो आर्काइविंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स के हवाले से होगा, टास्क शेड्यूलिंग और प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो कमांड है, अब हमने फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे sudo pv create। pv create कमांड होती है फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, और आगे हम पार्टीशन का नाम बता देंगे। dev stc2 है तो मैं बता दूंगा। तो मैंने dev stc2 को lvm ऑन किया, तो ये मैंने एंटर किया, तो इसने कहा जी pv सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ठीक है। अच्छा, pv क्रिएट करने के बाद अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है कि हमने जो वॉल्यूम ग्रुप है एग्जिस्टिंग, जो ये 23 GB वाला है CL के नाम से, इसको हमने एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कह लें या इसमें फर्दर पीवी ऐड करने हैं। तो मैं इसमें किस तरह करूंगा, इसके लिए हमारे पास कमांड होती है sudo vg extend। ठीक है, तो vg extend कमांड से हम इसको यूज कर लेंगे, और आगे vg का नाम वो हम, अगर मैं खाली टैब प्रेस करूं और यहाँ पे CL करके आप आगे वो जो पार्टीशन अभी आपने यूज की है टू क्रिएट पीवी, उसका पाथ आप दे देंगे। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो इसने कहा जी वॉल्यूम ग्रुप CL सक्सेसफुली एक्सटेंडेड। ठीक है। अब अगर हम vg डिस्प्ले करें कमांड, CL जो है पहले 23 GB आ रहा था, अब 5 GB इसमें ऐड होगी, तो अब ये बता रहा है कि 28 GB होगी। तो लास्ट आउटपुट में 23 था, अब 28 हो गया, तो वॉल्यूम ग्रुप एक्सटेंड हो गया हमारे पास। ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है किसी पार्टीशन को का साइज इंक्रीज करना। अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे sudo lv डिस्प्ले कमांड हमें बताएगी कि कितने लॉजिकल वॉल्यूम आपने बनाए हैं इस। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास दो LVs आ रही हैं, एक स्वैप पार्टीशन और एक रूट पार्टीशन। तो लेट्स सपोज हम रूट पार्टीशन को साइज को इंक्रीज करते हैं। जो कमांड अब हमने एक्सटेंड करनी है sudo lv एक्सटेंड कमांड होती है। ठीक है। lv एक्सटेंड कमांड हम यूज करेंगे टू एक्सटेंड किसी भी लॉजिकल वॉल्यूम को आपने एक्सटेंड करना हो। अच्छा, माइनस कैपिटल एल, हम साइज से अगर हमने एक्सटेंड करना हो तो हम माइनस कैपिटल एल यूज करते हैं स्विच, और अगर हमने परसेंटेज में बताना हो मेमोरी जो उसके, तो फिर हम माइनस स्मॉल एल हम यूज करते हैं। फिलहाल मैं कैपिटल एल यूज कर रहा हूँ, और मैं इसे कहता हूँ कि इसमें लेट्स सपोज 3 GB एक्सटेंड कर दो। किस वॉल्यूम को, आगे मैं वॉल्यूम का नाम बता दूंगा, स्लैश आगे वॉल्यूम ग्रुप कौन सा है, CL है, स्लैश रूट। ठीक है। ये देखें, अगर आपको मैं वॉल्यूम ग्रुप का नाम बताऊं तो यहाँ पे भी आ रहा है डेव मैपर सेल CL रूट। तो मैं आपको अगर यहाँ पे ऊपर दिखाऊं तो जो वॉल्यूम लॉजिकल वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास डेव CL रूट, मैंने यही पाथ लिया। ठीक है। तो ये पाथ हम उसको एक्सटेंड करेंगे जी। जो डेव CL रूट है उसको, उसकी साइज 3 GB एक्सटेंड कर दो। तो अगर इस कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले अगर मैं आपको df-h कमांड से दिखाऊं तो जो ये रूट फाइल सिस्टम है ये है, इस वक्त इसका साइज है 21 GB। तो अब जैसे मैं इसमें 3 GB ऐड करूंगा तो ये 24 GB हो जाना चाहिए। ठीक है। अभी हमने एक्सटेंड नहीं किया, तो हम अगेन जो कमांड है sudo lv extend, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, इसके साथ अगर आप -r का स्विच लगा देंगे तो इससे ये होगा कि ये अपडेट फाइल सिस्टम को भी अपडेट कर देगा। अगर रीसाइज, ये R स्टैंड्स फॉर रीसाइज। अगर आप XFS फाइल सिस्टम है और तो आपने लेट्स फॉर -r का स्विच नहीं लगाया, तो उसके लिए XFS_growfs कमांड होती है। और अगर आपने ext2 या ext4 या ext3 पार्टीशन है तो उसके लिए resize to fs कमांड होती है, वो बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी के साथ ही -r का स्विच लगा दें तो ये उसको रीसाइज साथ ही कर देगा, आपको बाद में दूसरी कमांड देने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये देखें इसने कह दिया कि जी लॉजिकल वॉल्यूम जो है वो सक्सेसफुली रीसाइज हो गया।
तो अब अगर मैं df-h कमांड देखूं तो यहाँ पे मेरे पास रूट है, ये देखें 24 GB हो गया। तो 3 GB जो मैंने साइज एक्सटेंड किया था वो सक्सेसफुली डायनेमिकली उसका साइज इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी LVM ग्रुप का जो साइज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन मैं दोनों में आपको करा देता हूँ, CentOS में करा देता हूँ और Ubuntu में भी करा देता हूँ। CentOS में जो इस वक्त जो नेटवर्क मैनेजमेंट है, शुरू में आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने लिनक्स को थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा हो या काम किया उसके ऊपर, तो सिंपल हम फाइल्स होती थी हमारे जो इथरनेट कार्ड होते थे, उनकी डिवाइसेस के ऊपर एक कनेक्शन बन जाता था और कनेक्शन की एक फाइल बन जाती थी। यहाँ पे ls/etc sysconfig ये उसका पाथ होता था, नेटवर्क स्क्रिप्ट्स अभी भी यही है, लेकिन ये वैसे बता रहा हूँ कि IFCFG, तो इस तरह के ये यहाँ पे कनेक्शन होता था। हम उस फाइल में जाके और वहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर लेते थे और उसके बाद हम उसको चला लेते थे। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि नए वर्जन्स के अंदर नेटवर्क मैनेजर्स इंट्रोड्यूस हो गए CentOS के अंदर और रेड हैट के अंदर। नेटवर्क मैनेजर के नाम से ही बेसिकली एक एप्लीकेशन पैकेज है जो कि मैनेज कर रहा था तमाम नेटवर्क की सेटिंग्स को। और पहले जो हम फाइल्स में जाके मैनुअली उसको अपडेट करते थे, तो वो अब हाईली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि जो नेटवर्क मैनेजर होता है वो मेंटेन कर रहा होता है फाइल्स के डायनामिक उनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो अगर हमने ड्यू कॉन्फ़िगरेशन या सही प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ना की तो कुछ देर बाद नेटवर्क मैनेजर जो उसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो उसके पास स्टोर है वो उसको रिस्टोर कर देगा। इसी तरीके से Ubuntu के अंदर भी नेट प्लान के नाम से नेटवर्क मैनेजर है, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे या उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे ताकि जो भी एक्चुअल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज किया जा सके। अच्छा, नॉर्मली जो बेसिक कमांड्स हैं वो सबको पता है। अगर आईपी आपने देखना हो, आईपी एड्रेस शो कर सकते हैं, आईपी ऐड, ये सेम आउटपुट आएगी, आईपी ADDR। तो ये बेसिकली इस तरह से आप इस कमांड को, ये आपको बेसिकली जो डिस्प्ले कर रहा है आउटपुट, ये आपको आईपी दिखा रहा है कि आपके इस वक्त कितने कनेक्शंस हैं और कनेक्शन जो है उसका बेसिकली मैक एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, या आईपी एड्रेस उसका आ रहा है, ये उसका मैक एड्रेस आ रहा है। तो मैक एड्रेस से आपको पता चलेगा कि ये किस डिवाइस के ऊपर होस्टेड है। तो अगर आपने डिवाइस की इंफॉर्मेशन देखनी है CentOS के ऊपर या रेड हैट के ऊपर, तो उसके लिए जो नेटवर्क मैनेजर की अपना जो कमांड है वो है nmcli। तो nmcli dev show, ठीक है। तो ये आपको खैर काफ़ी डिटेल में दिखा देगा अगर आप इसको nmcli और कनेक्शन शो करेंगे तो ये आपको जितने भी इस वक्त कनेक्शन है, जिस तरह मेरे पास जो इस वक्त एक्टिव कनेक्शन है वो टेस्ट लिंक के नाम से है और ये इस वक्त ईथरनेट डिवाइस है और ENS192 के नाम से। पुरानी लिनक्स में ETH0 ETH1 आता था, तो अब थोड़ा सा CentOS के अंदर ये इसको ENS160 या 192 जो भी आपने उसको डिवाइस को जो रन टाइम पे वो नाम रखता है तो वो नाम यहाँ पे दे देता है उसको। तो एक डिवाइस के ऊपर मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं, एक्टिव एट अ टाइम एक ही होता है। जिस तरह ENS192 इसका डिफॉल्ट कनेक्शन था जिसको मैंने डिसेबल किया हुआ है, तो अगर मैं इसको इनेबल कर दूं तो ये डिसेबल हो जाएगा टेस्ट लिंक और ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि इसकी आप जो है वो ग्राफिकल सेटिंग कर लें आईपी की, ठीक है। तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, इधर से जाएं और वायर्ड कनेक्टेड और यहाँ से वायर्ड सेटिंग्स में जाएं, तो यहाँ पे आपको जो दिखा रहा है कि इस वक्त टेस्ट लिंक कनेक्टेड है, ये उसका आईपी आ रहा है और ये हार्डवेयर एड्रेस आ रहा है और डिफॉल्ट आउट। अगर आपने इसको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट करेंगे, तो यहाँ से आप IPv4 की सेटिंग को चेंज करना चाहें, मैंने ये ऑलरेडी स्टैटिक दी हुई है तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक पे होती है, ठीक है। तो अगर आपने मैनुअल करनी है तो आप यहाँ से मैनुअल करके IP एड्रेस दे देंगे। सबनेट मास्क आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं और सीडर वैल्यू होती है 24, वो भी दे सकते हैं, इक्वलेंट टू 2225.0 मतलब कि इक्विवेलेंट होती है। ये जो आप लोगों ने थोड़ा सा सबनेटिंग को अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर ये सीडर वैल्यू या सबनेट मास्क ये हम यूज करते हैं जब हम नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। तो 24 इज इक्विवेलेंट टू बेसिकली 255.255.255.0। इसी तरह जो 16 होता है वो .0.0 और 8 जो है वो 255.0.0.0। तो इस तरीके से आप जो है वो ये सारी सेटिंग्स जो है ना यहाँ पे कर लेंगे। DNS अगर आपने एक्सटर्नल देने हैं तो आप यहाँ से एक्सटर्नल DNS दे सकते हैं। ये दोनों पब्लिक DNS हैं गूगल के और ये मेरा अपना DNS है इंटरनल राउटर का। तो ये सारी सेटिंग्स आप ग्राफिकल भी कर सकते हैं, बट अगेन क्योंकि आपने
बाद में स्क्रिप्टिंग या ऑटोमेशन के काम करने, तो यू शुड नीड टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क सेटिंग्स थ्रू CLI, प्रेफरेबली कि आपको CLI के थ्रू आना चाहिए। ठीक है, इसमें IP एड्रेस कमांड है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पिंग कमांड हम यूज करते हैं जब भी किसी और मशीन को पिंग करना हो, तो पिंग आगे मशीन का नाम हम दे देते हैं 192.168.10.2, लेट्स सपोज हम 8 दे देते हैं, तो कंट्रोल C ओके, चलो मैं राउटर को पिंग कर लेता हूँ। तो ये राउटर इसको पिंग कर रहा है इस वक्त। ठीक है, ये पिंग आ रहा है। तो लिनक्स में तो ये होता है कि ये अनलिमिटेड पिंग करता रहेगा जब तक आप कंट्रोल C प्रेस करके ब्रेक नहीं करेंगे। विंडोज में होता है कि सिर्फ ये 4 पैकेट्स जो है ना वो भेजता है, और उनके जो रिप्लाई होता है वो आपको दिखा देता है। तो यहाँ पे भी अगर आपने इसको फिक्स करना हो तो माइनस जो है वो C के साथ, स्विच के साथ आगे आप बता देंगे कितने पैकेट भेजने। C3 का मतलब है कि सिर्फ 3 दफा ये चेक करेगा तो 3 आ जाएंगे। तो आपने अगर इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप इस तरह से -C के साथ क्वांटिटी उसकी डाल दें, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो पिंग बेसिकली कमांड क्या करती है कि किसी दूसरी मशीन को अगर आपने पिंग करना हो, किसी पब्लिक IP को पिंग करना हो, लेट्स सपोज www.google.com का आपने पब्लिक IP देखना हो इस वक्त, तो ये आपको दिखा रहा है 172, दिस इज द पब्लिक IP ऑफ google.com। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिंग कमांड को यूज करते हैं टू चेक। पिंग कमांड की जो 3 आउटपुट्स होती हैं, ये पिंग हो रहा है 64 बाइट्स का ये डाटा पैकेट आ रहा है, ये भी डाटा पैकेट को भी आप चेंज कर सकते हैं, बट उसकी भी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो 64 बाइट्स का डिफॉल्ट पैकेट भेजा जाता है उस मशीन को, और रिप्लाई अगर आ जाए, मतलब एक्नॉलेजमेंट आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो मशीन दोनों आपस में एक दूसरे को एक्नॉलेज कर रही हैं, पिंग कर रही हैं, कनेक्ट हो सकती हैं। कोई भी प्रोटोकॉल जो वहाँ पे दूसरी मशीन के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज चल रही होंगी, फाइल FTP की सर्विस है या डेटाबेस की सर्विस है या एप्लीकेशन की सर्विस है, तो जितनी भी सर्वर के ऊपर, मशीन के ऊपर सर्विसेज चल रही होती हैं वो किसी एक लॉजिकल पोर्ट के ऊपर होस्ट होती हैं। ठीक है, एक IP एड्रेस होता है और एक लॉजिकल पोर्ट होती है। HTTP की अगर बात करें, सिंपल वेब की बात करें, तो पोर्ट 80 यूज करता है। HTTPS जो सिक्योर होता है वो पोर्ट 443 डिफॉल्ट में यूज करता है, बट आप चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 80 की जगह आप कोई और पोर्ट रख दें, 443 की जगह अपनी कस्टम पोर्ट रख दें। तो जो भी आपने पोर्ट रखी हुई है, जैसा अगर हम ओरेकल की बात करें तो 1521 होती है पोर्ट, और इसी तरह अगर हम एप्लीकेशन सर्वर की बात करें ओरेकल की तो 778 होती है। तो इस तरह डिफरेंट ये कस्टम, ये बेसिकली डिफॉल्ट है, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो जब भी हमने किसी भी सर्विस को कनेक्ट करना होगा रिमोट होस्ट के ऊपर, तो हम IP एड्रेस हमें चाहिए और उसकी वो पोर्ट चाहिए। ठीक है, तो अगर डिफॉल्ट पोर्ट है तो इट्स ओके, जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी उसको, और अगर कस्टम पोर्ट है तो फिर आपको बतानी पड़ती है। तो अब इस सारे प्रोसेस में जारी बात है आपने IP की सेटिंग्स को, उसको चेंज किस तरह करना है वो हम देख लेते हैं, और कमांड के थ्रू यहाँ पे CentOS में, और फिर उसके बाद Ubuntu में, और उसके बाद फिर थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो सिनेरियोज में बता दूंगा कि उसके लिए आपको कौन सी कमांड आप यूज कर सकते हैं टू ट्रबल शूट। तो ये चीजें बेसिकली हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हाउ टू सेट स्टैटिक IP के। इस वक्त बाय डिफॉल्ट जब आप अमेजोन के ऊपर या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वो आपको इंटरनल IP असाइन करते हैं। तो जो मशीन आप क्रिएट करते हैं उसको एक इंटरनल IP असाइन हो जाता है, जिस तरह मेरी इस इंस्टेंस को इंटरनल IP असाइन है। तो जो उस सबनेट के अंदर VMs होती हैं या इंस्टेंस होते हैं, आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी दूसरे सबनेट के इंस्टेंस से हमने बात करनी हो, या हमने पब्लिकली किसी और मशीन से बात करनी हो, तो फिर बीच में राउटिंग डिवाइस आ जाती है। तो ऐसी राउटिंग डिवाइस जो एक सबनेट से दूसरे सबनेट में आपकी ट्रैफिक को ले जाए। तो बाय डिफॉल्ट हमारा राउटर जो होता है वो ये काम कर रहा होता है, और क्लाउड इंस्टेंस के ऊपर अमेजोन या जो भी एज्योर है या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ऑलरेडी उनकी राउटिंग और फायरवॉल सर्विसेज जो होती है उनकी, वो ये काम कर रही होती है। तो ऐसा अगर हम अमेजोन की बात करें तो वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स के नाम से एक ऑप्शन आ रही होती है, तो वो बेसिकली फायरवॉल होती है और राउटिंग होती है। तो उसमें आप बेसिकली अलाउ करते हैं किस सबनेट से जो है ना ट्रैफिक आए तो उसको अलाउ करना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड मिलती हैं, आप उसमें कस्टमाइज करना तो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अभी है हमारे पास कि हमने अगर नेटवर्क सेटिंग्स जो हैं उनको चेंज करना हो ड्यू टू सम रीजन, तो वो हम किस तरह चेंज करेंगे। तो दो चीज़ें होती हैं, एक डिवाइस होती है, इथरनेट डिवाइस भी हो सकती है, वाईफाई डिवाइस भी हो सकती है, और एक होती है आपका कनेक्शन। एक डिवाइस के ऊपर एट ए टाइम एक ही कनेक्शन एक्टिव होता है। आप मल्टीपल कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, बट एक्टिव एट ए टाइम एक ही होगा।
अब लेट्स सपोज मेरे पास इस वक्त अगर मैं दूसरी बात ये है कि मोस्टली जो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है वो आम यूजर से भी हो सकती है। तो आप देखिएगा मैं सूडो नहीं यूज करूंगा, तो कुछ जगहों पे सूडो की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो मैं आगे जब हम जाएंगे तो वो मैं हमसे बाज़-औक़ात हमने रीलोड करनी होती है कॉन्फ़िगरेशन को, तो फिर वो मांगता है। अदरवाइज वो हमें, क्योंकि वो लिनक्स ये अज्यूम करती है कि अगर आप कंसोल के ऊपर बैठे हुए हैं तो आप नेटवर्क या आपके पास एक्सेस है मशीन का, तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर नॉर्मल यूजर एज वेल। तो इसलिए इस पे कोई कदगन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे CentOS में हम nmcli कमांड को यूज करेंगे। मैं अभी ubuntu के ऊपर भी जाता हूँ, वहां पे भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं dev status कमांड यूज कर रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे इस वक्त आपके पास जो डिवाइसेस हैं, एक इथरनेट डिवाइस ये है टेस्टलिंक के, उसके ऊपर कनेक्शन टेस्टलिंक एस्टेब्लिश्ड है, और एक ब्रिज डिवाइस है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हो जाती है। एक लूप बैक्ड एड्रेस होता है, मशीन का अपना एक इंटरफेस, लोकल इंटरफेस है, और एक बेसिकली ब्रिज इंटरफेस उसका एक बना हुआ है। तो खैर इसको हम अभी डिस्कस नहीं करते। हमने, हमारा मकसद है कि जो हमारे पास जो इथरनेट कनेक्शन है उसकी अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई नई आईपी या एग्जिस्टिंग आईपी को चेंज करना हो, तो लेट्स सपोज मैं पहले अगर एक होता है कि मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को चेंज करूं, एक होता है मैं नया कनेक्शन क्रिएट करूं। अगर मैं देखूं तो इस वक्त nmcli कॉन शो करूं तो मेरे पास ये बता रहा है कि ये ऊपर वाली जो आउटपुट थी वो देखें डिवाइस बता रहा है कि आपके पास फिजिकल डिवाइसेस कितनी अटैच है। तो हमारे पास इथरनेट डिवाइस एक अटैच है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो कनेक्शन बता रही है, तो वो बता रही है कि आपके पास 3 कनेक्शन है और टेस्ट लिंक एक्टिव है इस वक्त। जो ग्रीन होगा वो एक्टिव है, जो व्हाइट होगा वो इनएक्टिव है इस वक्त, ठीक है। अगर मैं लेट्स सपोज व्हाइट को जो है वो इनएक्टिव करना चाहूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ, किसका, nmcli कॉन डाउन कर दूं टेस्ट लिंक को, ठीक है, टेस्ट लिंक को मैं डाउन कर दूं तो ये डाउन कर देगा। और अगर मैं कॉन शो करूं तो ये देखें, जैसे ही मैंने टेस्ट लिंक को डाउन किया ऑटोमेटिकली उसने जो दूसरा अवेलेबल कनेक्शन था उसको एस्टेब्लिश कर लिया। तो इस तरीके से या अगर ना भी करे तो आप nmcli कॉन अप कमांड से आप उसको अप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह देंगे जी टेस्ट लिंक को अप कर दो, तो ये इसको अप कर देगा, और अगर दोबारा कॉन शो करें तो ये दिखा देगा कि टेस्ट लिंक दोबारा अप हो गया। तो इस तरीके से आप ये कॉन अप एंड डाउन कमांड से किसी भी कनेक्शन को आप इनएक्टिव या एक्टिव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने नया कनेक्शन ऐड करना हो, लेट्स सपोज, वो मैं एक सिनेरियो कर लेता हूँ, और एक है कि आपने एग्जिस्टिंग कनेक्शन की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना हो। ये दो सिनेरियो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नया कनेक्शन किस तरह ऐड करेंगे। तो नया कनेक्शन ऐड करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे कमांड देंगे nmcli। अच्छा, कौन जो है वो कनेक्शन है, आप पूरा भी लिख सकते हैं कनेक्शन, ये आप पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। इस सिस्को की स्विचिंग वगैरह में किसी ने काम किया हो तो वहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से शॉर्ट कमांड्स आप यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने IP ऐड एड्रेस की जगह ऐड लिख दिया, तो इस तरह से आप शॉर्ट कमांड्स लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ऐड करेंगे कनेक्शन, जब नया ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर आप एक देंगे कॉन नेम, कनेक्शन नेम, और उसके बाद कनेक्शन नाम दे देंगे उसका। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि ठीक है, लिंक 02 दे दिया। अच्छा, उसके बाद हम देते हैं, ये CLI बता रहा हूँ, ये CLI इसलिए बता रहा हूँ कि स्क्रिप्टिंग में फिर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने करना है। स्क्रिप्ट फाइल में जब फिर आप IP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहाँ फिर आपको ये कमांड का पता होना चाहिए। अच्छा, इंटरफेस नेम, IF नेम का मतलब होता है इंटरफेस नेम कौन सा होगा। तो इंटरफेस हमारे पास एक ही है, ENS192, तो मैं यहाँ पे ENS192 दे दूंगा। तो इसके ऊपर क्रिएट कर दो, ठीक है। टाइप क्या है इंटरफेस की, इथरनेट है, तो हम इथरनेट बता देंगे। अच्छा, अब हमें बताना है इसका एड्रेस, तो IPv4 हम यूज कर रहे हैं, तो IPv4 डॉट मेथड हम पहले बताएंगे कि मेथड से मुराद ये है कि आप DHCP होगा या स्टैटिक होगा। तो अगर आपका स्टैटिक है तो मैनुअल कर लें, मैनुअल का मतलब है कि आप खुद इसकी सेटिंग दे रहे हैं। और उसके बाद IPv4 डॉट एड्रेस, IPv4 एड्रेस क्या होगा, तो वो अगर आपने देना IPv4 एड्रेस तो वो बता देंगे, स्पेस दे देंगे। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 192.168.10.21.8 दे देता हूँ मैं इसको, एक नया IP दे देता हूँ। और उसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ कि स्लैश यहाँ पे, अब यहाँ पे आप सबनेट मास्क या सीडर वैल्यू दे दें। तो यहाँ पे मैं सपोज सीडर वैल्यू दे देता हूँ इसको, और ये करने के बाद नेक्स्ट है IPv4 डॉट गेटवे। अच्छा, गेटवे क्या होगा, 192.168.10.21
168। गेटवे वो होता है जो राउटिंग डिवाइस होती है, उसका जो इंटरफेस होता है, उसको जो आईपी साइन होता है, वो आईपी आपने एज ए गेटवे देना होता है। तो क्योंकि वो उसने आगे ट्रैफिक राउट करनी है दूसरे सबनेट्स के ऊपर या पब्लिक सबनेट्स के ऊपर, तो इसलिए गेटवे इज बेसिकली द आईपी ऑफ द राउटर। ठीक है, अगर आपने डीएनएस की सेटिंग्स यहाँ पे देनी है तो आप डीएनएस सेटिंग्स भी यहाँ पे दे सकते हैं, और इसको आप दे सकते हैं लेट्स सपोज 192.168.10.1। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से डीएनएस एड्रेस भी इसको दे सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसको एंटर करता हूँ, तो उसने कहा कनेक्शन लिंक टू सक्सेसफुली एडेड। तो अगर मैं nmcli कॉन शो देखूं तो उसने मेरा जो लिंक 02 है वो क्रिएट तो कर दी है, लेकिन अभी उसने उसको एक्टिव नहीं किया। और अगर आप इसको इसकी डिटेल देखना चाहें लिंक 02 की, तो ये आपको डिटेल दिखा देगा। ये जो भी हमने सेटिंग्स की हैं ये सारी यहाँ पे आ रही है। ये देखें, गेटवे एड्रेस आ रहा है, उसके बाद आईपी एड्रेस इसका आ रहा है, और इसके अलावा इसका डीएनएस जो हमने दिया था वो भी यहाँ पे ऊपर आ रहा था ऊपर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है। तो ये अब हो गया। अब मैंने इसको अप करना हो, अच्छा अब मैं यहाँ पे nmcli कॉन कनेक्शन अप लिंक 02 कर देता हूँ। तो ये लिंक 02 जो है वो सक्सेसफुल एक्टिवेट हो गया। अगर मैं इसको दोबारा आईपी ऐड करूं तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें 192.168.10.218 हो गया। तो उसने सक्सेसफुली आपकी जो अभी आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था, प्रोफाइल बनाई थी, उसने उसको एक्टिव कर दिया और अब नया आईपी है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आपने एग्जिस्टिंग कनेक्शन को मॉडिफाई करना हो तो आप उसको मॉडिफाई किस तरह करेंगे? ठीक है, तो मॉडिफाई करने के लिए अगेन लेट्स सपोज हम इसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे, nmcli कॉन, और यहाँ पे मॉड या मॉडिफाई जो भी आप प्रेस कर लें, शॉर्ट में आप मॉड लिखते हैं। अच्छा, मॉड करके बाद उसके बाद आप बता देंगे कि लिंक का नाम किसको आप करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि टेस्ट लिंक, इसी नाम से हमारे पास आ रहा था, उसका IPv4 एड्रेस में चेंज कर रहा हूँ। तो ये इसने चेंज कर दिया। तो अगर अब मैं nmcli कॉन शो करूं तो इस वक्त मेरे पास लिंक 02 है। अब मैं टेस्ट लिंक को एक्टिव करता हूं तो देखता हूं 219 जो मैंने अपडेट किया है वो हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं इसको nmcli कॉन अप टेस्ट लिंक, और उसके बाद हम IP एड्रेस देख लेते हैं। तो ये देखें 219 से सेट हो गया। तो एक तरीका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप nmcli कमांड को यूज करें और इसके थ्रू बेसिकली आप मॉडिफाई करें। अगर किसी डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना हो तो आप nmcli डिवाइस और डिस्कनेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं, खाली डिस्क भी लिख सकते हैं, तो ये उसको डिस्कनेक्ट ही समझेगा। आगे ENS192 अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं तो, और उसके बाद IP एड्रेस कमांड दूं तो जारी बात है वो डिस्कनेक्ट हो गया डिवाइस, तो इस वक्त कोई IP नहीं आ रहा। इसी तरह अगर मैं उसको दोबारा से कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं इसको डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ, तो ये इसको दोबारा से एक्टिवेट कर देगा। और मैं अगर देखना चाहूँ कि प्रोफाइल उसने वही जो लास्ट प्रोफाइल थी उसको एक्टिवेट कर दिया। इसके अलावा कनेक्शन को डिलीट करना हो तो डेल nmcli कॉन डिलीट करना हो, लेट्स सपोज अगर आप nmcli कॉन शो करें तो आपके पास इस वक्त ये लिंक 02 जो मैंने बनाया था, अगर मैं इसको डिलीट करना है तो nmcli कॉन डिलीट और लिंक 02, तो इसको ये डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आपने अगर चेंज की है कुछ सेटिंग्स रन टाइम पे किसी कार्ड की, मिसाल के तौर पर टेस्ट लिंक जो इस वक्त एक्टिव है उसकी आपने अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है, मॉडिफाई की है, तो आप उसको दोबारा से करना चाहें तो nmcli कॉन रीलोड कमांड होती है। तो ये अगर आप देंगे तो इसमें आपको सूडो से यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें ये आपको परमिशन मांग रहा है सूडो रूट की। तो मैं इसको दूंगा तो उसके बाद ये मुझसे सूडो की परमिशन के बाद ये रीलोड कर देगा। तो ये कमांड हम तब चलाते हैं जब हमने रन टाइम के ऊपर जो ये कनेक्शन होता है अगर इसकी कोई प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया है तो ये तब जाके हमें यहाँ से बैठ के तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द पैरामीटर्स। ठीक है जी, एक तरीका ये है। और एक तरीका है कि आप डायरेक्ट उसकी फाइल में जाके जो कनेक्शन की फाइल होती है वहां पे जाके उसको मॉडिफाई कर दें। तो अगर वहां पे जाके मॉडिफाई करेंगे तो उसके लिए जो फाइल का पाथ होता है sudo, मैं से कहता हूँ vim/etc sysconfig, ये वो पाथ है जहाँ पे एक्चुअल ये कनेक्शन की जो स्क्रिप्ट फाइल है वो पड़ी हुई है ifcfg
और यहाँ पे लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारा टेस्ट लिंक है, तो टेस्ट लिंक को मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये जो मैंने NMCLI के थ्रू बनाया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी आ रही हैं। तो ये देखें DNS1, DNS2, DNS3, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई अगर वैल्यू आपने चेंज करनी है तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज हाईली नॉट रिकमेंडेड। बट ये कि अगर आप इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इस फाइल में जाके जो भी पैरामीटर्स हैं उनको चेंज करते हैं। तो उसके बाद आपने सिंपल, अगर आपने फाइल में चेंज किया है, NMCLI कॉन रीलोड कमांड चला दें, और अगर फिर भी मसला हल ना हो तो उसके बाद इसकी जो नेटवर्क मैनेजर की बात हो जाता है कुछ इश्यूज की वजह से नेटवर्क की जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी वो कंसिस्टेंट नहीं है। बट अगेन ये जो मैं अभी चीज़ बता रहा हूँ ये उसके लिए है अगर आपका रनिंग सर्वर नहीं है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए। तो फिर आप नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को जो है वो रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर, इसको रीस्टार्ट कर लें तो ये पूरे वो नेटवर्क मैनेजर को रीस्टार्ट कर देगा, तो आपका इशू उससे रिजॉल्व हो सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल किस्म का इशू आ गया, मैल फंक्शनिंग हो रही है, तो फिर आप नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को रीस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, Ubuntu पे हमारे पास नेटवर्क सेटिंग्स का थोड़ा तरीका डिफरेंट है एज कम्पेयर टू CentOS। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू चेंज IP एड्रेस ऑफ Ubuntu मशीन। बाय डिफॉल्ट Ubuntu मशीन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो DHCP से IP उठाती है। अगर यहाँ पे भी हम IP एड्रेस शो कमांड यूज करें तो ये आपको यहाँ पे इस वक्त ENS160 के नाम से डिवाइस आ रही है और ये आपको दिखा रही है दिस, और ये बेसिकली DHCP बेस्ड इस वक्त है, इसका कोई स्टैटिक IP ये यूज नहीं कर रही है, डायनेमिक इस वक्त यूज कर रही है। ठीक है, तो हमने इसको अगर स्टैटिक करना हो, क्योंकि सर्विसेज आप कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी इंस्टेंस के ऊपर, सर्वर इंस्टेंस के ऊपर, तो आप उसको स्टैटिक IP देते हैं। ठीक है, ये तो क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉर्मली हमें ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हमें बस बात चेंज करनी पड़ जाती है। तो इन दैट केस आपने इसके अंदर एक फाइल में जाके बेसिकली हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। यहाँ पे नेट प्लान की एक फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो फाइल कहाँ होती है वो मैं दिखाता हूँ। सूडो, और यहाँ पे हम जाएंगे, आप इसको VIM या नैनोरेटर या gedit जो भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं नैनो यूज कर लेता हूँ, नैनोरेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, सूडो नैनो ETC के अंदर। अच्छा, ये देखें ये बेसिकली फाइल ऑटो जनरेटेड है बाय द नेट प्लान, जो उसका नेटवर्क मैनेजर है उसकी तरफ से। तो इसको हमने अब देखें तो यहाँ पे DHCP4 यस आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने चेंज करना है। अब हम चाहते हैं नहीं DHCP4 यस नहीं करना, तो इसको हमने नो करना है। ठीक है, मैं इसको नो कर देता हूँ। अच्छा, नो करने के बाद हमें इसको फिर स्टैटिक IP भी देना है, तो स्टैटिक IP किस तरह देंगे वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने कुछ और चीजें ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे DHCP नो करने के बाद, अच्छा ये भी स्पेस का बड़ा ख्याल रखना है आपने। तो ये स्पेस की आइडेंटिफिकेशन है, ये बहुत मैटर करती है YAML कोड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हम इसको एड्रेसेस कर लेंगे और यहाँ पे हम एक हाइफन दे देंगे, हाइफन डैश, और यहाँ पे IP एड्रेस डाल देंगे। लेट्स से कहते हैं 192.168.10.220। ठीक है, ये मैंने IP दे दिया इसको, और यहाँ पे आप सीडर वैल्यू या सबनेट मास्क को सीडर में कन्वर्ट करके आप बता सकते हैं। यहाँ पे ये आपने एड्रेस दे दिया इसको। उसके बाद आप यहाँ पे टैब अपना इसी सेम सीक्वेंस में आप गेटवे देंगे, गेटवे 4। अगर IPv6 है तो गेटवे 6 आप दे देंगे। ठीक है, गेटवे 4, और यहाँ पे हम इसको गेटवे दे देते हैं लेट्स सपोज 192 डॉट, आप नीचे भी लिख सकते हैं डैश डाल के, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं .10.1। ठीक है, ये मैंने गेटवे दे दिया। और इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे नेम सर्वर्स, जो DNS होते हैं, DNS जो सर्वर्स होते हैं बेसिकली दे विल रिजॉल्व फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इनटू IP एंड IP टू फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो भी सर्विसेज आप यूज कर रहे होते हैं तो उसको आप बेसिकली किसी पर्टिकुलर फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम से मार्क कर रहे होते हैं। जैसा www.google.com है तो ये एक फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। तो जब आप ये लिखते हैं तो ये आपका जो मशीन है ये अपने DNS सर्वर से पूछता है कि जी इसका IP क्या है। तो जब हम पिंग कमांड यूज कर रहे थे तो वो उसको रिजॉल्व किया उसने नेम से IP में, तो वो DNS का काम है नेम से IP में रिजॉल्व करना, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन जो हो रही होती है वो आपकी हो रही होती है IP से हो रही होती है। तो इसलिए IP इज द एक्चुअल थिंग। तो नाम जो है वो बेसिकली हमारे उसके लिए है, रिकॉग्नाइजेशन के लिए। अच्छा, नेम सर्वर्स में हम यहाँ पे उसको बता देंगे एड्रेसेस,
और एड्रेसेस में हम यहाँ पे इसको आप इसको अगर मल्टीपल एड्रेस है तो आप यहाँ पे 192.168.10.1 और इसी तरीके से आप दूसरा एड्रेस दे सकते हैं, लेट्स सपोज 8.8.8.8। तो ये मैंने 2 एड्रेसेस इसको दे दिए और ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने इसमें फर्दर चीज़ें ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं और भी आपको मिल जाएगी। तो इसको हम राइट करते हैं और राइट करके हम इसको, तो ये फाइल मैंने मॉडिफाई कर ली। अच्छा, मॉडिफाई करने के बाद आपने नेक्स्ट जो कमांड देनी है वो sudo नेट प्लान अप्लाई। तो अब अगर हम देखें आईपी एड्रेस पहले क्या दे रहा था 10.9, तो अब अगर मैं आईपी एड्रेस देखूं तो अब मेरे पास यहाँ पे देखें 192.168.10.220 आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज आईपी एड्रेस ऑफ Ubuntu मशीन। तो उसका फिर आपको इस पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और थी जो मैं बता रहा था कि अगर क्लाउड इंस्टेंस है और क्लाउड इंस्टेंस में बाज़ अगर आप बाय डिफॉल्ट जो क्लाउड प्लेटफॉर्म वेंडर्स होते हैं उन्होंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन पोस्ट की होती है। तो अगर आपने वो कॉन्फ़िगरेशन को की जगह पे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपने अडॉप्ट करनी है जो मैंने अभी कराई है, तो फिर आपको उस कॉन्फ़िगरेशन को पहले डिसेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसी को लेगा। तो वो कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल करने का जो तरीका है उसके लिए मल्टीपल फाइल कनेक्शंस होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैट कमांड से sudo cat और यहाँ पे etc cloud, ठीक है, इसके अंदर cloud.cfg.d और इसके अंदर हमारे पास ये जो फाइल है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा ये देखें, ये सब क्विटी डिसेबल क्लाउड इनिट नेटवर्क.cfg। अच्छा, इसको सिर्फ डिस्प्ले कर लें तो यहाँ पे अगर देखें तो नेटवर्क कॉन्फ़िग इज इक्वल टू डिसेबल्ड आ रहा है। तो ये अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होगा तो ये इनेबल्ड होगा, तो आप, और अगर ये बिल्कुल लाइन नहीं भी होगी तब भी ये इनेबल्ड होगा। तो अगर आपने डिसेबल करना है इसको तो ये लाइन अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको इनेबल से डिसेबल कर दें, और एग्जिस्ट नहीं करती तब भी आप इसको ये लाइन इसमें इस फाइल के अंदर राइट कर लें। अच्छा, इसमें जो है नेटवर्क से रिलेटेड एक डीएनएस की हमने बात की थी। डीएनएस सर्वर जो है वो बाय डिफॉल्ट आपकी प्रेमिसेस के अंदर एग्जिस्ट करता होता है। आपकी इन्वायरमेंट आपकी कंपनी का अपना भी हो सकता है, आप पब्लिक डीएनएस सर्वर्स भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। पब्लिक डीएनएस यूज कर रहे हैं तो वो तो आप जस्ट आईपी दें और दैट्स इट। और अगर अपना यूज कर रहे हैं लोकल तो उसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे नेम सर्वर्स के अंदर देना पड़ेगा। कुछ लोग ये करते हैं कि एक फाइल होती है cat etc resolve.conf, तो यहाँ पे जाके चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पुरानी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर था, लेकिन अब नहीं है। अब अगर आप इसमें चेंज करेंगे इस फाइल के अंदर हम नेम सर्वर्स की एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेम सर्वर ये दिया हुआ है और आगे आप आईपी एड्रेस दे देते हैं। बट अगेन क्योंकि ये फाइल जो आपका नेटवर्क मैनेजर होता है वो खुद मैनेज कर रहा होता है इसको, और जो सेटिंग्स आपने जो कनेक्शन के अंदर दी होती हैं डीएनएस सर्वर्स की, तो जिस कनेक्शन को भी आप एक्टिव करते हैं तो वो फाइल के उसी हिसाब से वो सेट हो जाती है। तो यहाँ पे भी Ubuntu पे भी ऐसे ही है, और अगर मैं इसको CentOS के अंदर देखूं तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही काम हो रहा है। तो अगर मैं इसको cat etc resolve.conf करूं तो ये देखें, ये मेरे पास इस वक्त 3 नेम सर्वर्स आ रहे हैं, नेम सर्वर और ये, और ऊपर हेडिंग भी आ रही है जनरेटेड बाय नेटवर्क मैनेजर। तो अगर आप इसके अंदर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अगर आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो कुछ देर बाद नेटवर्क मैनेजर इसको दोबारा से रीसेट कर देगा। तो इसका हल ये है कि आप nmcli कमांड से या तो चेंज करें, या उस कनेक्शन की जो फाइल है स्क्रिप्ट फाइल जो मैंने आपको पाथ बताया था sysconfig network script, यहाँ पे जाके आप उसको चेंज कर लें। तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स सपोज अगर आपका कोई नाम रिजॉल्व नहीं हो रहा तो आपने रिजॉल्व करना हो तो ns लुकअप कमांड होती है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं। ns लुकअप आप कहते हैं www.google.com बता देगा कि google.com का जो एक्चुअल आईपी एड्रेस है वो क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ns लुकअप कमांड से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा dig कमांड होती है, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं, dig www.google.com। ये आपको थोड़ा सा जरा डिटेल में बताएगा। ये अगर डिटेल आउटपुट आ रही है आपके पास के जी ये किस नेम सर्वर ने बेसिकली इसको रिजॉल्व किया और इसका आईपी क्या है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर डीएनएस आपके पास अवेलेबल नहीं है
ठीक है, आप अपनी लैब एक टेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर कर रहे हैं अपने लैपटॉप के अंदर, आगे चल के आप लोग जो हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उनमें भी जारी बात है डीएनएस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे फिर आपको चाहिए जारी बात है नेम रेजोल्यूशन चाहिए, और डीएनएस सर्वर आपके पास नहीं है तो फिर आप टेम्पररीली जो है एक और फाइल होती है sudo vim/etc/hosts, इसको यूज कर सकते हैं। इस फाइल के अंदर आप टेम्पररीली जो है वो, जिसमें मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कुछ रिकॉर्ड्स डाले हुए हैं, ये मैंने कस्टम रिकॉर्ड डाले हुए हैं। बाय डिफॉल्ट आपको जो फाइल मिलेगी उसके अंदर सिर्फ ये 2 एंट्रीज होंगी, तो आपने अगर कस्टम डालने रिकॉर्ड तो आप आईपी देंगे, उसका निक नेम दे देंगे और उसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो मैं इसको सेव करके, जो भी आपने एंट्रीज की हैं इसको सेव कर दें, सेव करके बाहर आ जाएं, और अब इसको अगर आप करेंगे ns lookup www.vpractice.local, तो ये आपको जो है वो जारी बात है डीएनएस से तो रिजॉल्व नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप पिंग करेंगे www.vpractice.local तो ये आपको देखें आईपी रिजॉल्व कर रहा है, पिंग नहीं कर रहा बट रिजॉल्व कर रहा है 192.168.10.212, विच मीन्स के आपका जो ETC होस्ट फाइल है उसमें आप टेम्पररीली जो है वो रिकॉर्ड रख सकते हैं। यहाँ पे भी वही ETC होस्ट फाइल होती है U12 के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर मैंने बेसिकली ये देखें ये डाला हुआ है, तो इस तरीके से आप मैनुअल एंट्रीज डाल सकते हैं और इनको आप टेम्पररी यूज कर सकते हैं। अब विंडोज के अंदर भी होता है, आप लोगों ने अगर यूज किसी ने किया है तो मैं दिखा देता हूँ नोटपैड, तो ये विंडोज के अंदर भी दिखा देता हूँ अगर किसी ने इसको आपने नोटपैड को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, अदरवाइज ये आपको जो है वो नहीं करने देगा। ओपन कर लें। अच्छा, इसमें ये पाथ मैं दिखाता हूँ, विंडोज के अंदर system32, उसके अंदर ड्राइवर्स और उसके अंदर etc कहेंगे तो मैं विंडोज system32 में जाएंगे आप यहाँ से, और यहाँ पे और इसमें ड्राइवर का एक डायरेक्टरी है, फोल्डर है, इसमें जाएंगे, इसमें etc और इसके अंदर आप ऑल फाइल्स करेंगे तो ये होस्ट की फाइल है, इसको आप ओपन कर लें। तो इसके अंदर ये देखें मैंने यहाँ पे भी एक एंट्री डाली हुई है itech.com, तो यहाँ पे भी आप विंडोज के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये आपको लोकली अगर आपने विंडोज के ऊपर रिजॉल्व कराना है, तो अक्सर आप लोग वेब सर्वर खड़ा कर रहे होते हैं तो डीएनएस की रेजोल्यूशन चाहिए होती है, तो आप इस तरीके से भी टेम्पररी इसको फाइल को यूज कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि ये ना हो कि आप जो है वो बाद में आपने डीएनएस सर्वर खड़ा कर लिया और उसके अंदर भी आपने सेम एंट्री डाल दी, तो इसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट होती है जो लोकल ETC होस्ट फाइल होती है, तो इसलिए पहले इसको जो है वो आपने एंट्री को रिमूव कर देना, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम देता रहेगा। तो ये लाजमी आपने इसको, अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मैं वैसे दिखा रहा हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है nsswitch.conf, इसके अंदर भी आपके पास यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आप होस्ट की बात करें, डीएनएस की बात करें, तो ये बेसिकली आपको दिखा रहा है कि पहले जो फाइल है, फाइल का मतलब है कि ETC होस्ट फाइल को देखेगा और उसके बाद डीएनएस सर्वर की तरफ जाएगा। तो मेक श्योर ये आप लोग जो है वो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, अदरवाइज ये आपको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से nsswitch.com से उसका प्रायोरिटी पैटर्न चेंज कर सकते हैं, बट वो चेंज कर लें या फिर ये है कि एंट्री बाद में रिमूव कर दीजिएगा। एक चीज़ और इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज एक ट्रबल शूटिंग सिनेरियो है कि आप जो है वो कोई सर्विस आपने होस्ट की हुई है, ठीक है, और आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे इस मशीन के ऊपर डेटाबेस सर्विसेज जो है वो चल रही हैं, ठीक है, और आप उनको चेक करना चाह रहे हैं कि क्या डेटाबेस सर्विस जो है वो लिसन कर रही है, प्रोटोकॉल जो है उसका जो पोर्ट है उसके ऊपर कनेक्शन लिसन हो रहा है कि नहीं हो रहा, या अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप कोई एक कमांड देते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए किसी एप्लीकेशन के साथ या डेटाबेस के साथ, तो वो एस्टैब्लिश नहीं हो रहा होता, कनेक्शन एरर दे रहा होता है, वो कहता है जी कि टाइम आउट हो गया। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस पोर्ट के ऊपर उसको पहुंचना होता है, एक्सेस करनी थी, वो पोर्ट वहाँ पे ओपन नहीं होती। फायरवॉल जो लोकल फायरवॉल होती है, ठीक है, हर मशीन की अपनी एक लोकल फायरवॉल है, जिस तरह सेंटोस है, इसकी जो है वो firewall.cmd कमांड से आप जो है वो इससे आप अगर कोई रूल ऐड करना हो या पोर्ट ऐड करनी हो तो इससे आप कर लेते हैं परमानेंट रूल और ऐड, इस तरह आप पोर्ट या सर्विस इज इक्वल टू लेट्स से कहता हूँ कि पोर्ट 80 को अलाउ कर दो /TCP, तो इस तरीके से आप इसको अलाउ कर सकते हैं।
अच्छा ये अलाउ नहीं करेगा, पासवर्ड लेगा आपसे, तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ। तो ये इस तरीके से, तो ये देखें इसने ऑलरेडी इनेबल्ड का मैसेज भी दे दिया, सक्सेस दे दिया। तो आप इस तरह कर सकते हैं। और इस तरह लिनक्स के अंदर आपके पास UFW, ये यूबंटू फायरवॉल, ठीक है, अलाउ HTTP, तो यू नीड टू बी सूडो से आप इसको कर देंगे। तो इस तरीके से आप रूल्स अपडेटेड, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो लोकल फायरवॉल बाज़ औक़ात ब्रेक कर रही होती है, तो ये भी आपने चेक करना है कि फायरवॉल ब्रेक तो नहीं कर रही। अक्सर लोग फायरवॉल को डिसेबल कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। ये एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, तो आप इसको बिल्कुल कॉमन रहने दें। सिंपल बेसिक कमांड्स देख लें, फायरवॉल में रूल पास करें, तो उसके बाद फायरवॉल -cmd और --रीलोड, तो इसको आप सूडो से रीलोड कर लें, तो ये रीलोड हो जाएगा। रीलोड से होगा कि ये ऑटो इमीडिएटली इसको एक्टिवेट भी कर देगा रूल को। तो इस तरीके से आप ये बेसिकली बेस्ट इसमें है कि आप इसके थ्रू ही ये सारा काम करें, फायरवॉल को डिसेबल ना करें, लोकल फायरवॉल को ना डिसेबल करें। अच्छा, तो बात हो रही थी पोर्ट की, हर सर्विस किसी पोर्ट के ऊपर लिसन करती है। तो लेट्स सपोज अगर आप देखना चाह रहे हो कि आपकी सर्विस जो है वो पोर्ट जो है वो इस वक्त लिसन कर रही है नहीं कर रही, तो उसके लिए बहुत सारी कमांड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नेट स्टेट कमांड आपने पढ़ी होगी, नेट स्टेट कमांड होती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। एक जो नई कमांड आई है वो SS कमांड है, SS-A करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपकी जो मशीन है वो कौन कौन से सर्विसेज के ऊपर लिसन कर रही है। लेकिन लिसन का मतलब है कि इस वक्त ये इसकी पोर्ट ओपन है और कोई भी इसको कनेक्ट कर सकता है। और एस्टेब्लिश, ES टैब का मतलब है एस्टेब्लिश्ड, तो ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो अगर आप मैं लिसन पोर्ट पे देखूं तो ये देखें SSH पोर्ट है, HTTP पोर्ट है, तो मैंने अलाउ किया अभी, तो ये इस वक्त हमारे पास लिसन पोर्ट में है। तो इसी तरीके से आप अगर देखना चाह रहे हैं SS माइनस कमांड से कि कौन सी ऐसी पोर्ट है, -all T स्टैंड फॉर TCP पोर्ट्स, ठीक है। तो ये सिर्फ दिखाया कि TCP पोर्ट्स हैं। ये थोड़ा सा समराइज्ड हो गया क्योंकि -A जो है वो पूरी कंप्लीट पिक्चर दिखा रहा था। TCP के दो किस्म की पोर्ट्स होती हैं, एक TCP पोर्ट्स होती है, एक UDP पोर्ट्स होती हैं। तो नॉर्मली जो एक्टिव जो कनेक्शंस होते हैं वो TCP पे कनेक्ट होता है, और जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो UDP क्योंकि पैसिव मतलब पोर्ट होती है, इनएक्टिव मतलब पैसिव डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसके ऊपर, UDP के ऊपर। तो इसलिए नॉर्मली जितनी भी डाटा हैंडलिंग है वो सारी UDP पोर्ट्स पे होती है। NTP सर्वर है हमारा, वो नॉर्मली आपका UDP 123 पोर्ट पे लिसन करता है। तो इसी तरीके से जो आपकी DNS की ट्रैफिक है वो TCP पे लिसन करती है, UDP पे लिसन करती है। जो HTTP की ट्रैफिक है, HTTPS की, वो आपकी TCP पे करती है। SSH जो रिमोट कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है, रिमोट सर्वर, SSH सर्वर आपने, तो वो भी TCP पे करता है। तो अगर आप UDP करना चाहें तो SS-AU से आपको ये UDP पोर्ट्स भी दिखा देगा। तो इसमें ये बता रहा है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो UDP पर लिसन कर रहा है या उस पर एस्टेब्लिश है, तो ये सारी डिटेल आपके पास आ सकती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, और आप खाली -T भी कर सकते हैं, तो ये -T से सिर्फ एस्टेब्लिश्ड जो है वो दिखाएगा। अगर आप नोटिस करें तो ये बता रहा है कि 192.1.212 से जो है वो SSH इस IP से इस वक्त कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है। तो ये आपको बता रहा है कि 10.6 से जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश है। तो मैंने यहाँ पे ये सेशन खोला हुआ है इसका, तो ये मुझे उसी का ही बेसिकली रेफरेंस दे रहा है। तो ट्रबल शूट कर सकते हैं आप कि मिसाल के तौर पर सिनेरियो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई ओरेकल की डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रही है या कोई और इशू है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो पोर्ट लिसन कर रही है वो पोर्ट आपने फायरवॉल में ऐड नहीं की, या आपका जो मेन फायरवॉल है, एक तो लोकल फायरवॉल होती है, एक आपकी मेन फायरवॉल होती है। जैसा अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटी ग्रुप्स एज्योर के अंदर भी जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो फायरवॉल के रूल्स आपसे पूछ लेता है, तो वहां पे भी आपको फिर वो पोर्ट ओपन करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आप ट्रबल शूट कर सकते हैं इन कमांड से। आप नेट स्टेट कमांड को भी यूज कर सकते हैं, SSS कमांड को यूज कर रहे हैं, तो ये आपको एक ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमांड बड़ी बेनिफिशियल है। अच्छा, इसमें एक और चीज विच इज होस्ट नेम, ठीक है। नॉर्मली जो होस्ट नेम कमांड से आपको क्या बताता है, ये आपको बता रहा है कि इस वक्त इस मशीन का होस्ट नेम ये है। अच्छा, लास्ट कमांड की बात करें, SS कमांड -T जो है वो एस्टेब्लिश TCP सेशन जो है उनको दिखाएगा। SS-U जो है वो जो आपके अनएस्टेब्लिश जो UDP कनेक्शन उनको दिखाएगा, तो उस वक्त कोई नहीं है, TCP एक सेशन कनेक्टेड है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, कि मैंने कंट्रोल D प्रेस कर दिया, मैं बाहर आ गया, ओके कर दिया, और मैं यहाँ से अब दोबारा -T करूं, तो अभी यहाँ पे हमारे पास
एक्चुअली बैकएंड के ऊपर नेट स्टेट ही चल रहा होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे नेट स्टेट कमांड से यूज करूं तो नेट स्टेट माइनस, अगर आप यहाँ से कमांड चलाना चाहें तो नेट स्टेट माइनस ए, तो ये आपको ये देखें वही आउटपुट है, ठीक है। तो माइनस टी, तो ये आपको वही दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको ये बता रहा है कि जी आपका SSH यहाँ से 10.6 से जो है वो स्टेट एस्टेब्लिश है और उस मशीन की इस पोर्ट के ऊपर, रैंडम पोर्ट के ऊपर एस्टेब्लिश है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने ट्रबल शूट करना होता है कि आपको बीइंग ए सिस्टम एडमिन एप्लीकेशन जब कन्फिगर करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि कौन कौन सी पोर्ट फायरवॉल से ओपन करनी है, ठीक है। तो आप इस कमांड से भी उसको ट्रेस कर सकते हैं। जब लिसन में आएंगे तो देखेंगे कौन कौन सी जो पोर्ट है सर्वर के ऊपर जो कि लिसन कर रही है, तो उस पोर्ट को आपको फायरवॉल के अंदर अलाउ करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपको नहीं पता होता, ठीक है। या आपको डॉक्यूमेंट से वैसे नेट से मिल ही जाता है, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपने कस्टमाइज कोई पोर्ट्स की हुई है और किसी और ने कॉन्फ़िगरेशन की है, तो आप इन कमांड से एक्चुअल जो लॉजिकल पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर सर्विसेज लिसन कर रही हैं, वो इन कमांड से आपको पता चल जाएगा। तो आप फायरवॉल के अंदर उस पोर्ट को अलाउ कराएंगे। जैसे ही आप अलाउ कराएंगे, भले वो लोकल फायरवॉल है या वो आपके पास मेन फायरवॉल है, तो दोनों सूरतों में आपको वहां पे अलाउ करना पड़ेगा, तभी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड होगी। तो अलाउ ऑल वाली कहानी तो होती नहीं है, या आप फायरवॉल को तो डिसेबल करने से रहे, तो यू शुड इनेबल ऑल दीज पोर्ट्स जो कि नेसेसरी हैं टू कम्युनिकेट। हमेशा याद रखेंगे जो सर्विसेज होती हैं, सर्वर्स जो होते हैं जहाँ पे आपकी सर्विसेज होस्टेड होती हैं, उनकी लॉजिकल पोर्ट जो भी आपने फिक्स की होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। जो क्लाइंट्स उस सर्विस के साथ कनेक्ट करते हैं वो, लेट्स सपोज अगर ये यूबंटू की मशीन है, यहाँ से मैं अगर सेंटोस की मशीन की किसी सर्विस को कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसको यहाँ पे SSH के थ्रू कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कमांड देते हैं SSH, ठीक है, रूट @192.168.10. क्या IP आ रहा है जी इसका, IP एड्रेस हमारे पास 219 आ रहा है, ठीक। तो 219, ठीक है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और अच्छा वो की एक्सचेंज का चल रहा है, तो हम इसको स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छा यहाँ से कर लेते हैं, स्टूडेंट @192.168.10.2220। अच्छा यस कर लेते हैं और ये कनेक्ट हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ पे अगर आगे देखूं तो SS कमांड दे रहे हैं या -t कर लें, तो ये देखें ये मुझे बता रहा है कि आपकी जो है वो इस IP से 1220 जो है ना वो SSH इस वक्त एक कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो ये 39.41.67.28 पब्लिक IP है मेरे राउटर का, तो ये उसका IP दिखा रहा है, तो उसकी 35824 पे ये कनेक्ट दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से ट्रबल शूट कर सकते हैं कि कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हैं, या कोई पोर्ट कौन सी है, SSH पोर्ट दिखा रहा है आपको, तो ये SSH पोर्ट 20, 21 और 22 तीन पोर्ट्स नॉर्मली यूज करती है। कंट्रोल के लिए जो कमांड्स भेज रही होती है वो पोर्ट आई थिंक 2021 पे भेज रही होती है, और डाटा के लिए 22 को यूज करती है। तो ये तीन पोर्ट्स कॉमनली यूज कर रही होती है। तो इस तरीके से आप इस कमांड को यूज करके ट्रबल शूट कर सकते हैं, कहने का मकसद ये। इसके लिए एक और टूल भी होता है जो है वो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। वो पैकेट्स जो चेक करने के लिए उसको इंस्टॉल करें, वो पैकेट कैप्चर करें, ट्रैफिक को कैप्चर करें, और कैप्चर करने के बाद देखें, तो वो एक लंबी डिटेल कहानी है। तो आप इस कमांड से, SS कमांड से या नेट स्टेट कमांड से जो है वो सिंपल ट्रबल शूटिंग जो है वो कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है आपके लिए। होस्ट नेम की हम बात कर रहे थे। होस्ट नेम को अगर चेंज करना हो लेट्स सपोज, तो वैसे होस्ट नेम कमांड जो है वो आपको बता देती है कि आपका होस्ट नेम ये है, ठीक है। नॉर्मली जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टेंस के ऊपर लॉगिन करते हैं तो वो होस्ट नेम जो है वो बाय डिफॉल्ट जो भी उसने रखा होता है वो रख लेता है। तो अगर आपने इसको चेंज करना हो तो आप उस होस्ट नेम को चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक cat etc के अंदर भी एक होस्ट नेम फाइल होती है, इसके अंदर भी ये सेव होता है, लेकिन इसको चेंज करना हो तो इन जगहों से आप वैसे खाली होस्ट नेम और आगे होस्ट नेम का नाम कोई दे सकते हैं। लेट्स सपोज v4serve05, तो ये कमांड देंगे तो ये टेम्पररी चेंज कर देगा, बट परमानेंट नहीं होगा। जैसे आप रीबूट करेंगे तो वापस जो इसका पुराना नाम है ये वाला ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो होस्ट नेम कमांड से आप चेंज करते हैं ये सिर्फ टेम्पररी होता है। अगर आपने परमानेंट होस्ट नेम चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है sudo
ये दोनों जगहों पे मैं यूबंटू में भी यही कमांड यूज होगी और यहाँ पे भी यही कमांड यूज होगी। sudo host name सॉरी, ठीक है, ये कमांड होती है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, स्टेटस देखना चाहें तो स्टेटस लिख दें एंटर, तो ये आपको सिंपल बता देगी कि इस वक्त आपका होस्ट नेम का स्टेटस क्या है। ये बता रहा है कि स्टैटिक होस्ट नेम आपका ये है, और ये कंप्यूटर है, चेसिस वगैरह एंड वर्चुअलाइजेशन, VMware बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम CentOS है, एंड सो ऑन, कर्नल कौन सा है और आर्किटेक्चर कौन सा है। थोड़ी डिटेल आपको बता रहा है होस्ट नेम CTL कमांड से, स्टेटस से आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं होस्ट नेम कमांड से लेट्स सपोज मैं कोई नाम चेंज कर देता हूँ, B5 sub 56, लेट्स सपोज मैं ये नाम चेंज कर देता हूँ, तो यू मस्ट बी रूट टू चेंज, ठीक है जी, हम इसको sudo से कर देते हैं। तो ये मैंने नाम चेंज कर दिया। अच्छा, और अगर इमीडिएट चेंज करना चाह रहे हैं तो exec bash कर दें। तो ये देखें, ये बेसिकली आप यूँ समझ लें, exec bash जो है ये क्या करती है कि exec कमांड जो है वो किसी भी प्रोसेस को दोबारा से आपने रीलोड करना हो, रिस्टार्ट करना हो, तो उसको स्टार्ट कर देती है। तो मैंने बैश शेल को दोबारा से रीलोड कर लिया। जिस तरह आप explorer.exe विंडोज के अंदर होती है तो उसको रीलोड करें तो बिल्कुल उसी तरह किया। तो उसने ये बेसिकली नाम ये देखें चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन ये टेम्पररी है। अब जैसे इसको रिबूट करेंगे तो वापस ये वाला नाम आ जाएगा। अगर मैं दोबारा स्टेटस कमांड से इसको हम चेक करते हैं तो ये देखें, ये आपको बता रहा है कि स्टैटिक होस्ट नेम ये है जो फिक्स है, ट्रांजिएंट होस्ट नेम ये है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि टेम्पररी, जैसे आप रिबूट करेंगे तो वापस जो स्टैटिक होस्ट है वो आ जाएगा। तो अगर आपने वाकई में यही नाम चेंज करना है, इसी नाम को आपने रखना है, तो फिर आप क्या कमांड यूज करेंगे? उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे होस्ट नेम, sudo के साथ हम यूज करेंगे sudo होस्ट नेम CTL, ठीक है, और इसके साथ हम कमांड यूज करेंगे set होस्ट नेम, और आगे वो जो नाम आपने देना है वो नाम आप यहाँ पे दे देंगे, जो भी आपने नाम रखना। लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ, 8 कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको शो करने के लिए। तो मैंने ये अब फिक्स नेम चेंज कर रहा हूँ इसको, तो मैं इसको एंटर किया तो ये इसने चेंज, लेकिन अभी यहाँ पे अपडेट नहीं आएगी। अब इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे या रिबूट करेंगे तो फिर ये चेंजेस इफेक्ट नजर आएंगी। लेकिन अगर इमीडिएट चेंज करनी है तो exec bash कमांड चला दें तो ये इमीडिएट चेंज यहाँ पे आ जाएगी। और दोबारा अगर आप स्टेटस चेक करें इसका, तो अब ये देखें, ये आपको बता रहा है कि स्टैटिक होस्ट नेम ये वाला हो गया। अब ट्रांजिट वाली कहानी खत्म होगी क्योंकि अब हमने फिक्स कर दिया नेम और मैंने उसको कर दिया, और बाकी सारी डिटेल में आई। तो होस्ट नेम आप यूबंटू में भी एग्जैक्टली आप यही sudo होस्ट नेम CTL स्टेटस कमांड से आपको यहाँ पे भी वही चीज आ जाएगी। तो सेम आउटपुट है, सेम कमांड है, दोनों जगहों पे आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द होस्ट नेम। एक अगर आपने लेट्स सपोज टाइम के हवाले से अगर आपने देखना है तो नॉर्मली हम डेट कमांड यूज करते हैं, तो डेट कमांड हमें टाइम बता देती है यूबंटू के इसके अंदर। sudo टाइम डेट, ये नई कमांड बेसिकली है, टाइम डेट CTL, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इस वक्त आपका लोकल टाइम जो है वो ये है, और यूनिवर्सल टाइम आपके पास ये आ रहा है। क्योंकि हम GMT क्लॉक या यूनिवर्सल टाइम को यूज करें तो वो बताए 5 आवर्स हम प्लस है, तो वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम जोन हमारा एशिया कराची आ रहा है 05++। क्लॉक सिस्टम क्लॉक सिंक्रोनाइज नो NTP सर्विस इनएक्टिव, ठीक है। तो अगर आपने किसी मशीन को लेट्स सपोज उसका टाइम जोन चेंज करना है तो आप टाइम जोन भी इसी कमांड से उसका टाइम जोन, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं तो टाइम जोन्स डिफरेंट आपके क्लाउड पे अगर होस्टेड है तो हर क्लाउड वेंडर के डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स को कहते हैं। तो अवेलेबिलिटी जोन्स डिफरेंट रीजन्स के अंदर मौजूद होते हैं और वो उसी टाइम जोन के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो टाइम जोन तो जो भी है बट सिंक होना चाहिए। अगर एक यूरोप में सर्वर पड़ा हुआ है वो 5 घंटे पीछे होगा, बट मेन क्लॉक जो GMT या यूनिवर्सल टाइम है वो सब उस क्लॉक के साथ पिक हो। तो उसको पता है कि आपका जो मेरा ये सर्वर जो पाकिस्तान में पड़ा हुआ है वो मुझसे 5 आवर्स आगे है। तो टाइम जोन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट वही बात है कि NTP जो सर्विस है वो इंश्योर करती है कि जो भी टाइम जोन है उसमें जो क्लॉक है वो सिंक होनी चाहिए और डिफरेंस जो है वो कम से कम जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड डिफरेंस है वो आना चाहिए। तो अगर इसमें मैं यहाँ पे आपको टाइम डेट CTL कमांड से आप लिस्ट
टाइम जोन कर सकते हैं, बहुत सारे टाइम जोन आपके पास आ जाएंगे, तो ये सारे टाइम जोन आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो खैर लंबी लिस्ट है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम अगर टाइम सेट करना हो, पहले मैं टाइम सेट करना हो तो आप यहाँ से टाइम डेट ctl कमांड से टाइम भी सेट कर सकते हैं, सेट टाइम कमांड यहाँ यूज करें, और यहाँ से लेट्स सपोज आप इसको कोई भी टाइम दे दें, 9:00 मिनट्स और उसके बाद 00 सेकंड्स, सॉरी सेकंड्स और मिली सेकंड्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइम सेट कर सकते हैं। तो एनटीपी के लिए आप ट्रू कर देंगे, एंटर करेंगे तो ये उसको एक्टिव कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा देखूं तो आप ये देखें एनटीपी सर्विस एक्टिव हो गई है। एक्टिव तो ये हो गई है, बट नेक्स्ट चीज है कि आपने इसको कुछ अपना कोई कस्टमाइज लोकल एनटीपी सर्वर का आईपी देना है, या आपने कोई और कंपनी के जो अप्रूव्ड स्टैंडर्ड एनटीपी सर्वर्स हैं इंटरनेट के ऊपर सिर्फ वो देने हैं, तो उसके लिए फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। वो कहाँ होती है? sudo vim/etc और यहाँ पे होती है crony.conf। जो CentOS और Red Hat में इसको crony.conf, उसका नाम चेंज हो गया, पहले NTPD daemon था, उसकी जगह पे अब crony के नाम से सर्विस आ गई है। तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो crony.conf है। यूबंटू के अंदर आप क्रोनी भी कर सकते हैं, यूबंटू के अंदर आप एनटीपी जो पुराना है, एनटीपी जो डी है डेमन, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास यूबंटू के अंदर, क्रोनी को भी कर सकते हैं, और उसका अपना जो यूबंटू का डिफॉल्ट है वो सिस्टम डी का टाइम सिंक डी के नाम से, टाइम सिंक डी के नाम से जो है वो सर्विस है, बाय डिफॉल्ट चल रही होती है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आइदर वे यूबंटू में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपके पास हैं, बट क्रोनी बाय डिफॉल्ट है, तो बेहतर है कि आप इसी को यूज करें क्योंकि ज्यादा सिक्योर है। तो हम यहाँ पे इसको etc crony.conf के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे मैं फिलहाल बाकी उस पर नहीं आता। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे ये एक लाइन आ रही है, ये लाइन मैंने खुद से ऐड की हुई है, server-time.windows.com, ठीक है। तो आपका जो भी एनटीपी सर्वर है आप यहाँ पे लेट्स सपोज लिखेंगे सर्वर, और यहाँ पे आप दे देंगे 192.168.10.1 लेट्स सपोज, और फिर आगे आप लिख देते हैं iBurst। iBurst जो है वो एक इंडिकेशन होती है कि ये जो पैकेट है टाइम का, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, मतलब इसको इमीडिएट बेसिस पे सिंक करना है फौरन। तो इसलिए हम जिस भी टाइम सर्विस के आगे iBurst लिखेंगे तो ये उसको इमीडिएट उसको सिंक करेगा, मतलब इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है। तो ये बेसिकली करने के लिए iBurst का कीवर्ड या पैरामीटर पास करते हैं। तो ये आपने चेंज करनी है, चेंज करने के बाद आपने बाहर आ जाना है, और उसके बाद आपने जो सर्विस है इसकी उसको रिस्टार्ट कर दें sudo system ctl कमांड से, हम रिस्टार्ट crony d, ठीक है, crony d.service, या खाली crony d भी लिख दें तो इट्स ओके। तो ये रिस्टार्ट होगी। अब आप इसको दोबारा से अगर करेंगे sudo time.ctl, तो ये एक्टिव है, इस वक्त दिखा रहा है आपको। अच्छा, ये हो गया। अब हमने ये चेक करना हो कि यार ये जो हमने अभी किया है काम, तो ये मतलब किस तरह से अपडेट कर रहा है। तो इसके लिए कमांड होती है crony, ठीक है, और crony c के नाम से, और यहाँ पे हम sources -v कर देंगे। तो ये देखें अब आपको ये आउटपुट दे रहा है। इस आउटपुट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट यहाँ पे इंडिकेशंस आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इस वक्त करंट इस एनटीपी से सिंक्ड है, तो जहाँ पे स्टैरिक लगा होगा तो वो आपका करंट सिंक्ड है। तो स्टैरिक कहाँ पे लगा हुआ है? time.cloudflare.com। ये एक्चुअली में पूल है उसका, CentOS का, ये वहां से उठा रहा है। तो ये देखें ये बता रहा है वहां से कि जी ये इस वक्त जो टोटल इस वक्त स्ट्रेटम यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। स्ट्रेटम जो है बेसिकली 0 का मतलब होता है कि ये लोकल क्लॉक से सिंक कर रहा है, ये एनटीपी सर्वर नहीं है। तो ये सिर्फ बता रहा होता है अगर वैल्यू अदर देन 0 है, विच मीन्स के ये एनटीपी सर्विस है। तो इस तरह ये पूल है, डिफरेंट टाइम के बाद वो चेक कर रहा होता है कि जी आपका जो एनटीपी सर्वर है वो अप है, रनिंग है, ठीक है। तो लास्ट रिसीव सेकंड्स आ रहे होते हैं, कितना डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे आ रहा होता है। इस वक्त आपकी जो time.cloud.flare.com है उसके साथ 96 मिलीसेकंड का क्लॉक का डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह और भी टाइम सर्वर्स हैं, अगर आप देख रहे हो तो ptcl.net.py, क्योंकि मैंने वो अपना लोकल राउटर का भी दिया था, तो मेरा लोकल राउटर बैकएंड के ऊपर इस
एनटीपी सर्वर को यूज कर रहा है, तो वो भी लिस्ट में आ गए। तो ये आपको यहाँ से बताता है कि जी सोर्स मोड ये सर्वर है, एनटीपी सर्वर है, इज इक्वल टू अगर लगा होगा तो मतलब है पीयर है, मतलब वो एनटीपी सर्वर नहीं है, वो सिर्फ एक रिले पॉइंट के तौर पे यूज हो रहा है। और हैश का मतलब है कि लोकल क्लॉक है, ठीक है। अगर एनटीपी सर्विस एक्टिव नहीं होगी तो इस कमांड की जो आउटपुट आएगी हो सकता है वो सिर्फ लोकल क्लॉक में आपको दिखाए, ठीक है। तो इसी तरह स्टैरिक लगा होगा तो वो करंटली जिससे सिंक्ड हो रहा है उसका है। प्लस का मतलब है जहाँ प्लस लगा होगा तो उसको भी उसने कंबाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे प्लस का मतलब है कि उसने जो पीटीसीएल का टाइम एनटीपी सर्वर है उसको स्टैंड बाय लिया हुआ है। तो लेट्स सपोज अगर ये नहीं रिस्पॉन्ड करता, इसको भी प्लस के तौर पे लिया हुआ है, time.cloudflare.com इसको भी प्लस के तौर पे लिया हुआ है, और एक ये टाइम सर्वर है इसको भी प्लस के तौर पे लिया हुआ है। प्रोबेबली ये पीटीसीएल का अपना ही एनटीपी सर्वर होगा, ठीक है। करंटली अगर आप देखना चाह रहे हैं जो क्वेश्चन था अबरार का कि कौन से एनटीपी सर्वर के साथ बातचीत हो रही है, तो वो इस वक्त जिसके साथ स्टैरिक लगा होगा वो एक ही हो सकता है और वो इससे बात चल रही है। प्लस का मतलब है कि उनको उसने साथ में रखा हुआ है एज ए स्टैंड बाय सोर्सेज के तौर पर। अगर इवेंटो में आप देखना चाहते हैं तो इवेंटो में आपके पास मैं आपको दिखाता हूँ कैट sudo vim/etc और इसके अंदर आपके पास सिस्टम डी के नाम से होगा, उसके अंदर आपके पास टाइम सिंक डॉट डी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। टाइम सिंक डी जो है वो यूबंटू की डिफॉल्ट एनटीपी सर्विस है। ये जनाब हमारे पास आ गया और यहाँ पे देखें एनटीपी टाइम, तो यहाँ पे आप एनटीपी सर्विस दे सकते हैं। यहाँ पे इसको इंसर्ट करें और यहाँ पे इसको खत्म करें और यहाँ पे आप जो है वो कोई भी एनटीपी सर्वर दे सकते हैं। लेट्स सपोज आप दे देते हैं एनटीपी ubuntu.com या कोई भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, time.windows.com या अपना लोकल एनटीपी सर्वर दे सकते हैं। तो ये देने के बाद आप इसको एस्केप करके बाहर निकल के, तो उसके बाद आप इसको sudo system ctl हमारे पास आ जाएगी रीस्टार्ट टाइम सिंक डी सिस्टम डी टाइम सिंक डी ये सर्विस का नाम है। इसको आप रिस्टार्ट कर देंगे और उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे अगर देखना चाहें तो आप यहाँ पे भी सेम जो है उसको देख सकती हैं। अच्छा टाइम डेट यहाँ पे हम देख सकते हैं sudo टाइम डेट ctl और यहाँ पे हम कमांड दे सकते हैं टाइम सिंक स्टेटस, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि जी इस वक्त सर्वर जो है वो ये ntp ubuntu.com है और पूल इंटरवल 1 मिनट 4 सेकंड के बाद ये उसको दोबारा करेगा। एवरीथिंग इज ओके, प्रिसिशन 1 माइक्रोसेकंड, रूट डिस्टेंस, ऑफसेट, डिले कितना है कि 2 एनटीपी सर्वर्स के दरमियान जो पैकेट ट्रांसफर होता है वो कितना है, जिटर वैल्यू, पैकेट काउंट, ये सारी डिटेल्स होती हैं जो कि आपको ट्रबल शूटिंग के लिए खुदा ना खास्ता एनटीपी सर्विस ना चल रही हो तो फिर अगर आपने देखना हो कि जी क्या इश्यू है बेसिकली, तो यही कमांड आप जो है वो दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो अगेन sudo टाइम डेट ctl और यहाँ पे आप टाइम सिंक स्टेटस, तो यहाँ पे भी आपको बता देगा कि जी इस वक्त सिस्टम क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड है, एनटीपी सर्विस एक्टिव है, इट्स ओके। और बहरहाल हमें क्रोनी शायद हो सकता है कि क्रोनी की वजह से वो इस कमांड को टाइम सिंक कमांड को ना चला रहा हो। स्पेस सोर्सेस -v कमांड से आपको ये एग्जैक्ट सूरत हाल पता चल सकती है कि भी एग्जैक्ट क्या इस वक्त सिचुएशन है, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज जी।